चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 5 में। आगे आपको मैंने समझा दिया था बोधात्मक प्रक्रिया, स्मरण आदि। तो बोधात्मक प्रक्रिया में जानकारी प्रक्रियाकरण अभिगम उसका प्रतिमान समझाया था। उसके आगे है का पॉइंट है बोधात्मक प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहला है विचार। विचार मीन्स क्या होता है? अपने जो विचार करते हैं वो। तो 2-4 मिनट के लिए सोचिए कि आप रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में बातचीत में आप कितनी बार और किस स्वरूप में विचार, चिंतन आदि शब्दों का उपयोग करते हो। कई बार आप कुछ याद करने के लिए मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ध्यान देने के लिए मुझे उस मुद्दे पर सोचना या चिंतन दिमाग से सोचना पड़ेगा। अनिश्चितता दर्शाने के लिए मुझे लगता है कि मेरा मित्र आज मेरे घर आएगा आदि। इस प्रकार के रोज़ बरोज़ के जीवन में हम जो समस्या के समाधान के लिए, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, अनुमान करने के लिए, कुछ मुद्दों को समझने के लिए और विविध विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनने के लिए, अपने निर्णय के लिए क्या करते हैं? चिंतन या विचार करते हैं। विचार या चिंतन, हम यह सभी प्रकार की बोधात्मक प्रक्रियाओं का आधार है। व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका आधार क्या है? बोधात्मक प्रक्रिया। अपने जो कोई भी प्रक्रिया विचार किए बिना तो करते ही नहीं है, तो उसका आधार यह है। मनुष्य जाति में विशिष्ट रूप से पाई जाती है ये। सोचने में हम अपने आसपास के वातावरण में से प्राप्त जानकारियों का हस्तपायोजन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके बाद अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि अलग अलग ढंग से परिभाषित किया सोच को, उनकी सोच को। तो कोई मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने वातावरण में से प्राप्त जानकारी मानसिक व्यवस्थापन या हस्तपायोजन मानते हैं। कुछ ऐसे हैं एक मध्यस्थ प्रक्रिया कहते हैं, जो कुछ प्रक्रिया जो उद्दीपक है तथा उसका समाधान सही प्रतिक्रिया के बीच उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ अपने को अलग अलग मनोवैज्ञानिक विचार को अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ आपने कुछ मनोवैज्ञानिकों की व्याख्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। विचार एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या से होता है। तो व्यक्ति के विचारात्मक प्रक्रिया कब विचार प्रारंभ होता है? कोई समस्या व्यक्ति के सामने खड़ी होती है तब। इसमें प्रयत्नों और भूल की क्रिया भी पाई जाती है और अंत में समस्या का समाधान या निष्कर्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति को क्या होता है? समस्या सामने आती है, समस्या आती है तो क्या करता है? वो विचार करता है कि इसका उसमें से मैं कैसा रास्ता निकालूं। तो वो फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बाद में वो समस्या का समाधान मिलता है और अंत में वो निष्कर्ष तक पहुंचता है। वॉरेन नाम के मनोवैज्ञानिक ने ये विचार की व्याख्या दर्शाई है। सिल्वरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचार एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण का किसी भी समस्या का समाधान खोजने में हमारी सहायता करता है। तो समस्या समाधान मानसिक प्रक्रिया है, प्रतीकात्मक स्वरूप है। वो समस्या समाधान खोजने में वो प्रतीकात्मक निरूपण और खोजने में हमारी सहायता करता है। कौन सहायता करता है? विचार। विचार क्या करता है? दिमाग चलाता है और अपनी जो मानसिक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो समस्या है उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है, ऐसा सिल्वरमैन कहते हैं। सिकारेली और मेयर नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य जब किसी जानकारी का प्रक्रियाकरण करता हो, उसे संगठित करता हो, समझता हो और दूसरों की तरफ उस जानकारी का प्रत्यायन करता हो, तब कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में कई विचार चल रहा है। यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो ये प्रक्रियाकरण होता है, जानकारी आपको मैं दे रही हूँ विचार की, उसके लिए संगठित करता है। वो जो भी जानकारी है इसके संलग्न, यानी कि मैं आपको समझाने के लिए जो भी जानकारी है वो इकट्ठी करती हूँ, फिर समझाती हूँ और जानकारी आपको दे रही हूँ, प्रत्यायन कर रही हूँ। तब कह सकते हैं कि मस्तिष्क में कोई विचार चल रहा है। यानी कि जो मैं बोल रही हूँ तो तब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, विचार चल रहा है, उसकी वजह से मैं आपको समझा रही हूँ, खुद समझकर आपको
समझा रही हूँ। तो ये विचार है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। भोजन बनाने के लिए या गणित के सवाल के लिए हल खोजने के लिए दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है। परिभाषाएं और भी निर्देश करती है कि आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार के द्वारा हो सकता है। हम जो कभी कभी शतरंज के खिलाड़ी है जो चलने से पहले कुछ मिनट तक वो विचार मग्न रहते हैं, तब हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है, किंतु जब वह आगे की चाल चलेगा तब हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था और कौन सी युक्ति प्रयुक्तियों का मन में मूल्यांकन कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने रात को सोते हैं तब सोचते हैं कि सुबह मुझे कौन सा कार्य करना है, तो अपने रात को सोचते हैं कि मुझे इतने बजे स्कूल पहुंचना है या कोई जगह जाना है काम के लिए, तो जो अपना धंधा व्यवसाय है वहाँ जाना है, तो रात को ही व्यक्ति सोचकर निश्चित करता है कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, तो उससे पहले मुझे रोज़ाना रूटीन की क्रिया करने के लिए कितने बजे घर में मुझे टाइम लगेगा, तो मुझे कितने बजे जगना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आधा घंटा एक्सरसाइज करने के लिए, खाना, नहाना धोना, चाय नाश्ता करना तो 2 घंटे, तो जहाँ पहुंचना है उसका रास्ता कितना लंबा है, तो वो कितना समय लेगा, ये सब बाद में वो देखकर बाद में डिसाइड करता है कि मुझे घर पे इतने बजे जगना है, और बाद में वो आगे युक्त प्रयुक्तियों का उपयोग अमलीकरण विचार करके करता है। तो इस तरह से ये विश्लेषण करते हैं। उसके आधार पर कुछ लक्षण दर्शाए हैं कि विचार के लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है कि सोच का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है। कोई भी समस्या होगी तो सोच का प्रारंभ होगा। जब हमारे समक्ष कोई समस्या आती है तब हम उसका समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उसमें से अपने सोच और विचार प्रारंभ कर देते हैं। तो अधिकांशतः ये विचार जो व्यक्ति करता है, उदाहरण स्वरूप आज शाम को मित्र के घर मित्र जो है अपने घर आ रहा है, मम्मी घर पर नहीं है, तो नाश्ता क्या कराएंगे। तो आप सोचोगे ना, कुछ अलग अलग विकल्प सोचोगे कि ये करा ले, समोसा। बच्चे ज़्यादातर अपने स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, समोसा उनको फेवरेट है, तो वो क्या करते हैं, समोसा या खिला देंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी घर पे नहीं है, स्कूल में जाना है, नाश्ता नहीं है घर से तैयार, तो आप क्या सोचोगे, पापा 10 रुपया दे दो, मैं समोसा खा लूँगा। तो क्या होता है, समस्या है क्या है, मम्मी घर पे नहीं है, नाश्ता नहीं बना है, तो क्या आप सोचोगे, नाश्ते का समस्या का समाधान क्या सोचोगे, स्कूल में अपने अवेलेबल है समोसे, तो अपने इजीली वो सोच लेते हैं कि जो सबसे पहला अपने इजी लगता है वो 10 रुपया लेके समोसा खा लेते। तो ये विविध विकल्प आते हैं कि दूसरा भी है, दाबेली भी मिलती है साथ में, जो कहते हैं कि पैकेट्स भी मिलते हैं, पर आपको ज़्यादा जो गर्मा गर्म नाश्ता होगा वो आप उसमें से सिलेक्ट करोगे। तो ये सभी रास्ता, मानो कि स्कूल में ये नाश्ता अंदर आने के लिए मना कर दिया हो, उस टाइम में ये समस्या हुई हो, तो फिर उसके दूसरे रास्ते भी आप सोचने की कोशिश करोगे, तो कोई ना कोई उपाय काम आ जाएगा। तो उसके उपाय ढूंढने के लिए सोचना तो पड़ेगा ही, और समस्या है तो व्यक्ति सोचता है। विचार क्या है, प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। वास्तव में तो सोचने में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे विचारों की श्रृंखला के द्वारा सोच विचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये विचार प्रतीक के रूप में होते हैं, मतलब कि वस्तु हमारे समक्ष उपस्थित न हो तब कई बार उसकी संकल्पना या प्रतीकों के द्वारा उसका विचार करते हैं। मम्मी की अनुपस्थिति में मित्र आएगा तब बाहर जाकर वड़ा पाव या पिज़्ज़ा खाएंगे, ऐसा आप सोचते हो, तब वड़ा पाव मानसिक प्रतिमा में चित्र में आपको दिखता है। मैंने आगे आपको ये उदाहरण दिया कि समोसे, तो अभी भले आप घर पे बैठे हो और हर रोज़ स्कूल में जाते थे, तो अभी मैंने आपको जब ये समोसे का एग्जाम्पल दिया कि हम समोसा खाएंगे, तो आपकी नज़र के समक्ष समोसा दिखता होगा, आपको जो जब सुनोगे तब दिखता है, तो वो प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो ये आपके मन में आती है, तब वो आप समोसे के बारे में आपकी संकल्पना भी आपको सोचने में सहायता करती है। सोच विचार में प्रयत्नों और भूल की प्रक्रिया भी पाई जाती है। हमने पहले देखा, किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति विचार करता है, सिर्फ थोड़ा ही सोचने के समस्या
समाधान नहीं मिलता है तो व्यक्ति मानसिक कसरत करता है, कई विकल्प सोचता है, अनुमान लगाता है, भूल करता है, उसमें से आगे बढ़ता है। दो प्रकार की प्रयत्न और भूल, दो प्रकार की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, शारीरिक और मानसिक। सोचता हो तब हाथ की उंगलियां हिलाना, पैर हिलाना, सिर खुजलना, नाक पर उंगली रखना या माथे पर हाथ रखना, इसी प्रकार की शारीरिक या अप्रगट प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया कह सकते हैं। तब जब हम व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के बारे में सोचता है तब उसके मन में कई प्रकार के बातें प्रतीक के रूप में पाई जाती है और उनमें से व्यक्ति जिसे अयोग्य समझता है वैसी बातों को या विकल्प को त्याग देता है। इस प्रकार विविध संभावित समाधानों की सहायता से समस्या के समाधान का प्रयत्न वो करता है। अयोग्य मुद्दों को एक के बाद एक त्यागते जाता है और प्रयत्न भूल, मानो कि आपको एक प्रयत्न किया, उसमें से भूल हुई, उसमें सफलता नहीं मिली तो दूसरा नहीं तो तीसरा, तो ऐसे प्रयत्न और भूल। मानो कि मम्मी नहीं है घर पे, फ्रेंड्स आए हैं, क्या नाश्ता कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे इजी नज़दीक में मिलता होगा वो प्रयत्न करोगे। मानो कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोई मेहमान आ गया, लॉकडाउन मीन्स कि थोड़ा बहुत छूट-छाट है पर बाहर दुकानें खुली नहीं है और मेहमान आए हैं, तो आप क्या करोगे, फिर जो आपको घर में अवेलेबल इजी होगा, घर में जो पैकेट्स या कुछ नाश्ता पड़ा होगा तो वो आप दे दोगे। और वो भी नहीं है, ख़त्म हो गया, तो क्या करोगे, आपको जो इजी लगेगा वो आपको बिस्किट्स है, बिस्किट्स नहीं है तो फिर खाली चाय बना के उनको भेज दोगे। तो ऐसा हो सकता है। आगे का पॉइंट है, अधिकांशतः विचार संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। हमारी सोच ध्येय केंद्रित और ध्येयहीन दोनों हो सकती है, किंतु एक स्वस्थ व्यक्ति की सोच या लक्ष्य ध्यान ध्येय केंद्रित होती है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसका ध्येय केंद्रित होता है। यदि व्यक्ति किसी कार्य से परिचित हो तो पहले यह कार्य किस प्रकार संपन्न किया गया था और उसे याद करके वह अपनी योजना बनाता है। अगर कार्य नया है क्या करते हैं, पहले अपने ने वही, कोई मेहमान आया, घर पे आए हो तो मम्मी नहीं है तो चलो उसको खाना है, नाश्ता नहीं, चलो खाना बनाना है, तो क्या करोगे आप, पहले मम्मी ने या आपने पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि नहीं, उस पहले आगे एक बार मेहमान जो आए थे दूसरे, तब हमने मम्मी नहीं थी तो ये खाना बनाया था तो हमें अच्छी तरह से वो सब कुछ अच्छे से बन गया था, तो वो आप क्या करोगे, वो ही खाने का आप बनाने की कोशिश करोगे। तो पहले जो है वो आपने ध्येय पहले किया हुआ है तो वो ही निश्चित करते हो। बाद में क्या होता है, फिर नहीं वो घर में वो अवेलेबल वस्तु नहीं है वो, तो फिर आगे दूसरी समस्या में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो। तो लक्ष्य निर्देशित करते हैं। सोच, विचार या खोज मानसिक प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि विचार में कार्य करने के बदले शब्दों, प्रतिमाओं, प्रतीकों आदि के द्वारा समस्या के समाधान के प्रयत्न किए जाते हैं। बर्थडे पार्टी के अवसर पर ड्राइंग रूम की सजावट कैसे करें, इसके संबंध में सोचते समय हम वास्तविक रूप से फर्नीचर को आगे पीछे करके विविध प्रकार से लगाकर नहीं देखते, लेकिन उससे संबंधित मानसिक प्रतिक्रियाएं निर्मित करते हैं और उत्तम सजावट कैसे कर सकेंगे उसका विचार करते हैं। यानी कि जो क्रिया करनी है उसको, अपने जो घर में फर्नीचर पड़ा है उसको हम पहले नहीं हटा देते, हटाए बिना अपने सोचते हैं कि यहाँ ये रखेंगे, यहाँ ये रखेंगे तो कैसा लगेगा। जब आर्किटेक्चर होता है, वो घर बनाता है तो वो मानसिक प्रतिमाएं रखता है दिमाग में कि हम यहाँ ये रखेंगे, जिससे वो उसको पूरा घर दिखता है कि ऐसा घर तैयार होगा। तो ये इसी तरह अपने छोटे छोटे प्रश्नों के लिए अपने क्या करते हैं, पहले दिमाग से निश्चित करते हैं, खोजते हैं, आविष्कार करते हैं कि ऐसा है, फिर बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय 4 पैर 2 कान 1 पूँछ ऐसे सामान्य लक्षण सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? 4 पैर 2 कान और 1 पूँछ। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको क्या ख्याल आता है? कोई भी मन में प्राणी का ख्याल आता है कि नहीं? हाँ, कोई भी 4 पैर किसके होते हैं? मनुष्य के तो होते नहीं हैं। तो आप दूसरा एक बात बताओ कि ये 4 जो कहा मैंने कि 4 पैर 2 कान 1 पूँछ और उसके साथ उसके लक्षणों में कहे कि भौंकना, ये जोड़ दिया जाए तो आपके मन में कैसा क्लियर होगा? प्राणी में भी कौन सा प्राणी? कुत्ता। तो ये स्पष्ट ख्याल उभर आता है क्योंकि आप 4 पैर 2 कान 1 पूँछ में भौंकना जैसे सामान्य लक्षण को इकट्ठा करके एक लक्षण समूह के कुत्ते को लेबल लगाते हो। उसी तरह मानो कि 4 पैर 2 कान बड़े बड़े
और एक नाक, सूंठ लंबी, तो क्या सोचोगे आप? आपके दिमाग में क्या आएगा ख्याल? हाथी। तो ये सब अलग अलग समूह इकट्ठे होते हैं तो जिससे व्यक्ति की पहचान लेबल लगता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या घटनाओं के समूह को उसके सामान्य लक्षणों या गुणधर्मों के आधार पर प्रस्तुत कर सके, इस प्रकार वर्गीकृत करके नाम देना, उसे मनोविज्ञान में प्रत्यय या संकल्पना या ख्याल कहते हैं। यानी ये अपने जो नाम देते हैं तो उसे प्रत्यय या संकल्पना उसे कहते हैं। जब हम किसी परिचित अपरिचित वस्तु या घटना को देखते हैं तब हम उस वस्तु या घटना के लक्षण खोजकर उसकी समानता पहले से अस्तित्व वाली वस्तु या घटनाओं के लक्षणों के साथ उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। जब हम सेब को देखते हैं तो उसे फल के रूप में, टेबल को देखते हैं तो फर्नीचर के रूप में, जब हम कुत्ते को देखते हैं तो प्राणी के रूप में उसे वर्गीकृत करते हैं। तो इस तरह से हम, यह हुआ प्रत्यय संकल्पना। तो ये आगे प्रत्यय संकल्पना में आगे को और अधिक जानकारी आपको उसकी परिभाषा और सब अभी अगले वीडियो में दे रही हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको कहा कि कोई अपने उसको प्रत्यय कुत्ते का नाम देते हैं या उसकी संकल्पना उसके अपने दिमाग में, टेबल को देखकर क्या होता है अपने फर्नीचर समझते हैं, तो वो क्या हुआ, अपने को ये एक संकल्पना अपने दिमाग में फिट होती है। तो जीव परिचित अपरिचित वस्तु आदि को हम अपने देखते हैं तो फर्नीचर के रूप में, प्राणी के रूप में, तो उसके लक्षण के आधार पर अपने उसको देखते, उसे संकल्पना की व्याख्या के रूप में अपने समझेंगे। इगेत, डीज और हुल्स नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ नियमों के अनुसार लक्षणों का परस्पर मिलन या व्यवस्थापन अर्थात संकल्पना। तो आगे देखा आपने ने कि 2 कान, 4 पैर, 1 पूँछ, तो वो 3 लक्षण हुए। और चौथा लक्षण कौन सा भी इकट्ठा हुआ? भौंकना। तो क्या हुआ? लक्षणों का परस्पर मिलन हुआ या व्यवस्थापन हुआ, उससे संकल्पना मीन्स कि अपने दिमाग में फिट हो गया कि कुत्ता, तो वो संकल्पना हुई। संकल्पना एक मानसिक प्रक्रिया श्रेणी है जिसके माध्यम से वस्तु, घटना और विशेषताओं का किसी नियम के अंतर्गत समूहीकरण किया जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि घटना, वस्तु और विशेषताओं के आधार पर उसको समूहीकरण किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, उसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। तो ऐसे विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि कोई संकल्पना तब बनती है जब वस्तु, व्यक्ति या प्राणी में कुछ लक्षण हो। इस प्रकार लक्षणों के 2 बातें होना आवश्यक है। प्रथम तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसे अन्य लक्षणों से अलग किया जा सके, पृथक कर सके, और दूसरा लक्षण अन्य लक्षण से विषमता दर्शाता हो। जैसे कि उदाहरण स्वरूप पर घास हरी है, यह घास का हरा होने का लक्षण उसे घास के अन्य लक्षणों से अलग करता है। तो और साथ ही उस घास का हरा रंग अन्य रंग की अपेक्षा अलग है, यानी विषम है। संकल्पना का बोध होने के लिए लक्षण के अलावा यह भी आवश्यक है कि कुछ नियमों के द्वारा ऐसे लक्षण परस्पर संबंधित जुड़े हो। जैसे कि प्रारंभ के उदाहरण में हमने 4 पैर, 2 कान, 1 पूँछ और भौंकना, यह 4 लक्षणों को परस्पर जोड़कर एक संकल्पना यानी कुत्ता का निर्णय लेते थे, और इस प्रकार के नियमों को संयोजक नियम कहते हैं। तो संकल्पना की उपयोगिता क्या है? संकल्पना द्वारा हम सोच सकते हैं, शीघ्र से और प्रभावी ढंग से प्रत्यायन कर सकते हैं तथा विश्व को व्यवस्थित ढंग से लगा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह संकल्पना सोच विचार के लिए या समस्या समाधान के लिए हमको किस प्रकार उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकती है। तो कैसे उपयोगी है संकल्पना हमारे दिमाग में? कैसे कोई भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति की जो संकल्पना है हमें किस तरह से उपयोगी है? पहला, इस संकल्पना के बिना प्रत्येक वस्तु या घटना एक दूसरे से बिल्कुल अलग या अनोखी हो जाएगी और उसके संबंध में विचार करना या सामान्यीकरण करना संभव नहीं होगा। सोचने में व्यक्ति को विभिन्न वस्तु या घटना के बीच की समानता को पहचानना होता है। ऐसी समानता के कारण हम वस्तु को एक दूसरे से के साथ संबंध करते हैं या जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, दस्त उल्टी के रोगी को डॉक्टर कहते हैं कि तरल पदार्थ भोजन के अधिक लेना। यहाँ तरल पदार्थ के संबंधित संकल्पना यदि रोगी में स्पष्ट नहीं हो तो उसे परेशानी होगी, और स्पष्ट होगी तो क्या खाना क्या नहीं खाना,
उसको जवाब मिल जाएगा। यानी ये क्या हुआ, व्यक्ति के दिमाग में तरल पदार्थ की संकल्पना निश्चित हो तो उसको ईजी पड़ता है और नहीं हो तो समस्या बढ़ती है। तो ये संकल्पना में बहुत कुछ स्मरण रखने में से मुक्ति दिलाती है, जिसे स्मृति में मित व्ययता का नियम कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं कि पक्षी एक संकल्पना है जिसमें पक्षी में सभी सामान्य गुण आ जाते हैं। जैसे इसीलिए जब कोयल का वर्णन करते होते हैं तब पक्षी के सामान्य गुणों की हमारी स्मृति हमें काम आती है। यहाँ प्रत्येक पक्षी के सामान्य गुण अलग से याद नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ उस पक्षी के जो विशिष्ट गुण हो उसे याद रखना पड़ता है। यानी कि पक्षी मीन्स कि पक्षी होता है वो उड़ता है, तो वो हर एक पक्षी का अपने ये गुण उसको याद रखने नहीं है। तो कोयल को याद रखना है तो कोयल उड़ती भी है, इसीलिए वो पक्षी तो है ही, साथ में वो क्या है, उसका आवाज़ बहुत सुंदर है, वो हम उस तरीके से उसे याद रखते हैं। एक बार किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की संकल्पना विकसित हो जाने से उसके संबंध में लगातार सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अपने ने सीख लिया, समझ लिया, फिर कोई आवश्यकता होती नहीं है। किसी घटना के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करें, इसके संबंध में निर्णय लेने में संकल्पना हमारी सहायता करती है। कहीं आग को देखकर हम उससे दूर खड़े रहते हैं क्योंकि आग से संबंधित हमारी संकल्पना स्पष्ट है कि हम जल जाएंगे। हमारे ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करने में संकल्पना हमारी सहायता करती है, जिससे जब भी हम अपने ज्ञान को उपयोगी आवश्यकता होती है तब हम कोई कार्य या निर्णय कम समय और प्रयत्न में कर सकते हैं। स्वरूप, यदि आप अपनी पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स, पहचान पत्र, साइकिल की चाबी आदि व्यवस्थित और निश्चित स्थान पर रोज़ रखते होंगे तो स्कूल जाते समय ये चीज़ें आपको जल्दी से मिल जाती होगी। हमारी मूर्ति और सजीव संकल्पनाएँ जितनी विकसित होती है, अमूर्त और सजीव संकल्पनाएँ उतनी ही अच्छी तरह से अमूर्त संकल्पनाएँ भी विकसित होती है। प्रेम, सौंदर्य, न्याय, प्रामाणिकता, नैतिकता आदि क्या है, अमूर्त है। मूर्त कौन सी है, कुत्ता है, पेन पेंसिल है, जो दिखता है वो। तथा ऐसी संकल्पनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के ऐसे पहलू के संबंध में सोच सकते हैं तथा व्यक्ति की सही पहचान कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका संकल्पना और विचार और संकल्पना। आगे तर्क प्रक्रिया में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।